ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 19 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। वो बिग अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो स्कॉलरशिप के लिए तरसते थे और स्कॉलरशिप के लिए हम यहाँ वहाँ भागम भाग करते थे। और ये स्कॉलरशिप जो है ये डिजिटली हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन हो रहा है। और ये इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 27 फरवरी 2022 को अनअकैडमी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप को आप ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सभी के पास तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल होगा, सभी के पास मोबाइल होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी के पास लैपटॉप ना हो। तो ये अच्छा मौका है, इस स्कॉलरशिप के माध्यम से अगर आपका रैंक 1 आ जाएगा यानी कि रैंक 1 आ जाएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपको रैंक 2 से 6 के बीच में आ जाएगा तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपका रैंक 7 से 16 के बीच आएगा तो आपको एयरपॉड्स मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही अगर किसी का जो 300 विनर होंगे उनको 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा और 400 विनर होंगे उन्हें अनअकैडमी का क्या सब्सक्रिप्शन भी या स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और ये जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। डिस्क्रिप्शन में स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको सब्सक्रिप्शन लिंक जो है वो भी दे दूंगा। अगर आप इनरोल करते हैं तो हमारा जो कोड है रेफरल कोड सारण 10 आप जरूर लगाइएगा। सारण में सभी कैपिटल में है और सारण 10 आप जरूर लगाइएगा। ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री में है, आप इसको ज़रूर दें और यहाँ से ढेरों सारे इनाम को आप जीत सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, यानी कि छोटा छोटा कदम चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। तो क्षुद्रतर कदम जो निश्चित करता है ये क्या करता है? तो ये जो है बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को निश्चित करता है। किसको? बृहत्तर प्रतिक्रिया बल को क्या करता है? निश्चित करता है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि जब दो वस्तु अगर संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है, जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का क्या करता है? विरोध करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा जो होती है ये क्या होती है? सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। अगर आप आगे चल रहे हैं तो घर्षण पीछे चलेगा। ठीक है, घर्षण भी एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो आयशा अजीज हैं जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक पंखे के नीचे बैठा हुआ आदमी ठंडा अनुभव करता है। यदि तापमापक को पंखा के नीचे रखा जाए तो पाठ्यांक क्या कर देगा? देखिए, मान लीजिए क्या होता है, जब हम पंखा के नीचे बैठते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि पंखा हवा देगा तो हमें ठंडा महसूस होगा। लेकिन जब तापमाप को रख देंगे तो ये क्या करेगा? केवल सामान्य तापक्रम को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? यह केवल सामान्य ताप को दर्शाएगा, यानी कि नॉर्मल जब ठंडा ही हो जाएगा तो उसका ताप बढ़ेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? ताप केवल सामान्य यानी नॉर्मल जैसा है वैसे ही ताप को दर्शा देगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अगला प्रश्न है कि मानव आंखों की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मानव आंख के रेटिना पर होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक तथा उल्टा होता है। अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो होता है सीधा तथा आभासी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लेस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका पाकिस्तान ने किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सुस्त चलने वाली पेंडुलम क्लॉक को ठीक किया जा सकता है। तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो उसकी आलम छड़ की लंबाई को घटाकर, और उसका आलम छड़ की लंबाई को घटा दिया जाएगा तो वो जो सुस्त चल रही थी वो नॉर्मल चलने लगेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट कि अगला प्रश्न है कि प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग जो किया जाता है ये संचार सेवा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, संचार सेवा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट विश्व कैंसर दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, कौन सा मात्रक कार्य से संबंधित नहीं है, कार्य से संबंधित नहीं है। वाट सेकेंड, जूल, न्यूटन मीटर, जूल सेकेंड। देखिए ये जूल पर सेकेंड मात्रक जो होता है, जूल पर सेकेंड, ये क्या होता है, कार्य से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, जबकि वाट सेकेंड, जूल, न्यूटन मीटर ये सब कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है। तो ये क्या है, तो ये सोयाबीन का एक नया किस्म है। क्या है, ये जो है सोयाबीन का एक नया किस्म है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक अचल स्थान से चलकर सोने का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी अंतिम वेग कितना दिया है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। सिर्फ जब अंतिम वेग दिया है 6 मीटर पर सेकेंड तो हम प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। बात को समझिएगा, जब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दिया रहता है तो हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। यहाँ पे टी हमको कितना दिया है जी, तो यहाँ पे 30 सेकेंड दिया है। हम एक फार्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस AT। बात को समझिएगा, v का मान कितना दिया है, तो कहिएगा कि v का मान 6 मीटर पर सेकंड दिया है। u का मान 0 है तो 0 से हमको मतलब नहीं है। जीरो से कोई वस्तु में जोड़ेंगे, किसी भी जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ से 0 को हम हटा देते हैं। ए गुना टाइम कितना है, 30, तो ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, 6 ये 30 इधर आ जाएगा तो 30 यानी कि 1/5। अब 1/5 का मान क्या होता है, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है। तो ये किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन जीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि ये भी है 30 नंबर इसका ही है, आपका साइंस का ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है, वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को पकड़ने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थिर बल का मान ज्ञात करना। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। हाइट हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर ही हाथ उठाता है। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो इसे हम 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देंगे तो ये आप कह सकते हैं कि इसे हम लिख दें डायरेक्ट 0.1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वेग हमारे पास कितना दिया है 2 मीटर, यानी कि v का मान दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको फार्मूला क्या लगाना है। इस इक्वेशन में हमको फार्मूला लगाना होता है v² बराबर u² प्लस 2s। बात को समझिएगा। हमने कहा है कि जब फाइनल वेलोसिटी दिया रहता है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया है तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिख देते हैं 0, यानी u को हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई साहब तुम्हारे पास 0 है। अब इस v का मान देखेंगे, v का मान हमारे पास कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, u 0 हो गया तो 0 का कोई मान नहीं है, 2 का 2, a का मान कितना है, a का मान हमको नहीं पता है तो हम यहाँ से a निकाल लेंगे। s का मान हमारे पास दिया है, यानी कि दूरी का मान दिया है 0.1, तो इसको 0.1 कर देंगे। अब देखिए, या तो हम 2 से 2 इसको काट दें तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा 2/0.1, 2/0.1 यानी कि 10 से ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास ए आ गया। जब ए हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो एफ का मान नहीं निकाल लेंगे, एम का मान कितना दिया है 1/4, तो 1/4, ए का मान दिया है 20, तो 20, 4 5 20, यानी कि 5 न्यूटन। क्या हो जाएगा 5 न्यूटन जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा तरीके से मैं बताया हूँ। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो ये 55 से 53वें स्थान पे आ गया, 2 स्थान खिसक कर, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी n घात से प्रतिलोमतः बदलता है तो सूर्य के चारों ओर 8 त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में गृह की कालावधि डैश के समानुपाती होती है, यानी ये किसके समानुपाती होती है ये पूछा गया है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आप सभी जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कल हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छा बताया था। अब देखिए, यहाँ से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अगर इसके त्रिज्या का मान आर दिया है, ठीक है, अघात एन दिया है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन होगा। बात को समझिएगा, एन होगा। अब इस एफ का मान अगर हम देखें एम ए होता है तो यहाँ ए इज, यहाँ पे अगर इस एफ का मान हम कह देंगे एम ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर एन, तो ए भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर का पावर एन हो जाएगा। ठीक है, आर के पावर एन हो जाएगा। अब देखिए, या तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, नहीं तो फिर इसे अब ए से हम फिर जाएंगे ओमेगा स्क्वायर आर में। अगर हम देखेंगे क्योंकि वृत्तीय कक्ष में गति हो रहा है तो यहाँ अगर हम देखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर
ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आर के पावर एन। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर भी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर एन के पावर +1। ये किसके हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये जो होता है आर एन, नहीं तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे जो आया है आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, उस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर एन है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आर के पावर एन प्लस वन के। जब आर के पावर एन प्लस वन हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 2 पाई/टी का होल स्क्वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर एन प्लस वन। अब यहाँ देखिए टी यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं 1/टी स्क्वायर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के पावर एन प्लस वन। तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के पावर एन। तो अगर यहाँ से टी का वैल्यू देखें तो टी क्या हो जाएगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के पावर एन प्लस वन का n+1/2 के। क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आर के पावर n+1/2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी। तो ये जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि धान को प्रभावित करने वाले खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान के लिए क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होता है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद जो होता है उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। तो पीराहारी की तरह ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन हैलोजन का उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है क्योंकि ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है और ब्रोमीन को शीशाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति जो होता है, समस्त पूर्ति क्या हो जाता है, समस्त मांग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या रहे, शून्य रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि पेंसिल का लेड होता है। तो पेंसिल का लेड किसका होता है, तो ये आपका ग्रेफाइट का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि घरेलू परिस्थिति यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका फ्रेयॉन लाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व की सबसे बड़ी टेलीकास्टिंग सर्विस कौन सा है। तो विश्व की सबसे टेलीकास्टिंग सर्विस जो है ये आपका बीबीसी है, बीबीसी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था। और देखिए कोई भी न्यूज आता है
तो कहते हैं बीबीसी इसकी पुष्टि किया है कि नहीं किया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी टेलीकास्टिंग सर्विस कौन है? बीबीसी है। ठीक है, बीबीसी और एएनआई भी है। ठीक है, नेक्स्ट, पीतल किसके मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। किसका होता है? तांबा और जस्ता का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीतल बनाने में 70% तांबा और 30% क्या होता है? जस्ता मिलाया जाता है। ठीक है, और गन मेटल में 90% तांबा, 2% जस्ता और 8% टीन मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो इसमें महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। उन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया है, यानी महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया है। और सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर किया है। ठीक है, और महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? देखिए, CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का अणुभार क्या होता है? अणुभार की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 12.01 प्लस 4 गुना 1.008। तो ये कितना हो जाएगा? 12.01 प्लस ये 4032 4.032, इस सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 पॉइंट, कितना हो जाएगा? 16.32 है, ये 16.42 ग्राम हो जाएगा। तो मीथेन के 1 मोल का द्रव्यमान अगर 16.42 ग्राम है तो 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इससे गुना कर लेंगे 0.1, यानी कह सकते हैं 1.6 ग्राम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, कहाँ किस पे लगता है? तो ये माल के उत्पादन, जो भी उत्पादन माल का होता है उस पर उत्पाद शुल्क लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर अगर सांद्रता हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं? विलय का द्रव्यमान बट्टा विलय का कुल द्रव्यमान गुना 100 होता है। अब इसमें कितना 49 ग्राम साधारण नमक है, पानी का द्रव्यमान 320 है, तो कुल द्रव्यमान देखा जाए तो 320 प्लस 320 प्लस 49, यानी कह सकते हैं 369 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान कितना हो गया? विलय का द्रव्यमान 49 और कुल विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका? 369 गुना 100। अब देखिए काट पीट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 3 9 9 18, 2 से कट जाएगा ये, मतलब 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से ये नहीं कटेगा। तो देखिए जब इसको काट पीट कीजिएगा तो इसका 13.28% का आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बस इसको काट पीट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यह मैक्सिको की खाड़ी से न्यू फाउंडलैंड की ओर चलती है और यह पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मरुभीध है? निम्नलिखित वृक्ष में कौन सा मरुभीध है? अमरबेल, पपीता, सेब, कैजोराइना। तो कैजोराइना जो है ये आपका मरुभीध है। तो
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तो मुगलों में अदालत की भाषा जो थी ये फारसी था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो है आपका श्रेणी मेखला का भाग है। इलियम जो होता है श्रेणी मेखला का भाग होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये आपका 1948 में अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय की बात की जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये जीन संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है उसका प्रोटीन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, मैथ है। नेक्स्ट, 2002 में ये आपका ये भी मैथ है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कैप्चा एक क्या होता है? कैप्चा जो होता है ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा है। तो ऑप्शन ए क्या होता है आपका सही आंसर हो जाएगा। देखता है कि ये मशीन है या मानव है। अगर आप कैप्चा सही डाल देते हैं तो आपको मानव मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य, ये तो हाँ, कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं? यूनिक्स, विंडोज, एमएस डॉस, फायरवॉल। तो कौन सा इसमें सदस्य नहीं है? तो फायरवॉल क्या होता है? एंटीवायरस होता है, जबकि ये सब विंडोज, एमएस डॉस। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा होता है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट क्या होता है? तो 1024 बाइट का मतलब होता है 1 KB। क्या होता है? 1 KB। 1 KB हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, 1 TB में 1024 GB होता है, एक बेटाबाइट में 1024 TB होता है, एक एक्साबाइट में 1024 EB होता है और एक YB में 1024 ZB होता है। ये सब कंप्यूटर का है। तो चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।